Hello everyone, I am Dr. Nidhi Rastogi, Assistant Professor, Department of Zoology, Jamni Lal College, Hajipur. Today we are going to discuss a topic for part 3 students of paper 5, endocrine glands and their functions. In one part we discussed the structure and functions of pancreas. Today we will discuss about thyroid gland. So today we will take up the structure and functions of thyroid gland. थायराइड ग्लैंड बेसिकली कहाँ होती है? ये लैरिंक्स के नीचे और हमारे गले के सामने होती है. इट्स अ सिंपल बायलोब्यूलर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है. 2 लोब से बना होता है, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, और ये दोनों लोब्स को ज्वाइन करने वाला एक छोटा सा ब्रिज होता है जिसे इस्थमस कहा जाता है. So structure wise it is a small gland situated in our neck region. Structure wise अगर हम इसको देखें तो simple सी gland है, made up of the cells, follicular cells basically. But these what is the follicles basically? Follicles जो है वो sac like structure होते हैं जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होते हैं और इन लाइनिंग के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट. और ये जो सेल्स हैं ये अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. हम उसे एक बैलून का जैसा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बलून्स मिलकर उनके चारों तरफ एक अगर हम कवरिंग लगा दें तो उस तरह का थायराइड ग्लैंड होता है. तो बेसिकली ये जो सैक होता है इट इज फिल्ड विद कोलॉइड. कोलॉइड बेसिकली इट इज अ प्रिकर्सर थायराइड हार्मोन. सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल फॉलिकल सेल्स से बना होता है. ये फॉलिकुलर सेल्स जो है कैविटी को एनक्लोज करते हैं और इस कैविटी या सैक में कोलॉइड होता है. कोलॉइड बेसिकली वो एक प्रोटीन का और हार्मोन का मिक्सचर होता है और उसके अलावा इसमें कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं. इन बिटवीन अगर आप देखिएगा तो कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स भी दिखेंगे. तो स्ट्रक्चर वाइज थायराइड ग्लैंड बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. थायराइड ग्लैंड का बेसिक फंक्शन क्या है? थायराइड ग्लैंड का बेसिक फंक्शन होता है इट सिक्रीट्स टू आयोडीन बेस्ड हार्मोन्स. 2 आयोडीन बेस्ड हार्मोन्स को ये सिक्रीट करती है, ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन और दूसरा टेट्राहाइड्रोथायरॉक्सिन या सिंपली हम उसे थायरॉक्सिन कहते हैं. थायराइड ग्लैंड जैसा कि हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये कोलॉइड जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रिकर्सर हार्मोन्स. तो जब कभी बॉडी को थायराइड हार्मोन्स की जरूरत होती है तो ये कोलॉइड से वापस हार्मोन्स एब्सॉर्ब होते हैं फॉलिकुलर सेल्स में और फॉलिकुलर सेल्स ये प्रिकर्सर हार्मोन्स को हार्मोन में कन्वर्ट करके तब ये जो ब्लड वेसल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उसमें उसको रिलीज करते हैं. सो इन दिस वे थायराइड ग्लैंड थोड़ा सा अलग नेचर का है. पहले ये अपने सिक्रीटरी प्रोडक्ट को प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है और जब वो जरूरत पड़ती है तो वापस से उनको एब्सॉर्ब करता है, क्लीव करता है, प्रोटीन पार्ट को हटाता है और फिर हार्मोन को ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन में सिक्रीट कर देता है और उसके बीच में पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं. तो अगर हम थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस और रिलीज देखें तो इट इज थोड़ा सा दूसरी चीजों से अलग है. जैसा कि हम लोगों ने कहा कि थायराइड हार्मोन्स जो है वो आयोडीन बेस्ड हार्मोन्स हैं. सो थायराइड हार्मोन्स के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट होता है कि उनके पास आयोडीन हो. सो उसके लिए फॉलिकुलर सेल्स के पास कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं. और ये रिसेप्टर्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? ये जो आसपास का सराउंडिंग है, जो सर्कुलेशन है, ब्लड वेसल्स हैं, उनसे जो भी आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्सॉर्ब कर लेता है, उसको ट्रांसपोर्ट करके साइटोसोल के अंदर ट्रैप कर लेता है, उनको इकट्ठा करता है.
इसीलिए किसी भी वक्त अगर एक थायराइड ग्लैंड का सेक्शन देखा जाए तो फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आयोडीन का कंसंट्रेशन आसपास के सराउंडिंग से बहुत ज्यादा होता है, बेसिकली बिकॉज दे रिक्वायर आयोडीन फॉर हार्मोन सिंथेसिस। होता क्या है, ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है थायरोग्लोब्यूलिन, उसके साथ अटैच्ड होते हैं। थायरोग्लोब्यूलिन में एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, टायरोसिन आयोडीन के साथ अटैच होता है। तो टायरोसिन बेसिकली दो इंटरमीडिएट्स बनाता है, वो या तो टायरोसिन एक आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है या टायरोसिन दो मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है आयोडीन के। तो दैट मीन्स वो दो प्रिकर्सर बनाता है, एक टायरोसिन थायरोग्लोब्यूलिन के साथ अटैच जिसमें सिर्फ एक आयोडीन का मॉलिक्यूल होगा, एक थायरोग्लोब्यूलिन जिसमें आयोडीन के दो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये दो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स जिसमें एक आयोडीन है और एक में दो आयोडीन है, ये दो तरह के हार्मोन्स बनाते हैं। या तो ये दो मिलकर एक ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन बनाते हैं या दो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स वाला थायरोग्लोब्यूलिन मिलके टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनाता है या जिसे हम सिंपली थायरॉक्सिन कहते हैं। तो जब कभी भी थायराइड हार्मोन्स की जरूरत होती है तो ये थायरोग्लोब्यूलिन में अटैच थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो कि कोलॉइड में प्रेजेंट है, उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, वापस से सेल के अंदर रीएब्सॉर्ब होते हैं। सेल्स में लाइसोजाइम्स होते हैं जो इस थायरॉक्सिन और थायरोग्लोब्यूलिन के बॉन्ड को तोड़ता है, क्लीव करता है। एज अ रिजल्ट थायरोग्लोब्यूलिन सेपरेट हो जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स आइदर इन T3 फॉर्म और T4 फॉर्म, चाहे वो T3 हार्मोन हो या T4 हार्मोन हो, वो सिंपली मॉलिक्यूल बचता है और ये मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है इन द सर्कुलेशन, जहां से वो डिफरेंट टारगेट टिश्यूज तक पहुंचता है। ब्लड में थायराइड हार्मोन्स कभी भी फ्री नहीं रहते हैं। Just 1% of thyroid hormones remain free in blood circulation. बाकी का जो 99% थायराइड हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जैसे कि एल्ब्यूमिन है या स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स कहा जाता है या टीबीजीज कहा जाता है, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। फिर जब ब्लड सर्कुलेशन में T3 T4 हार्मोन्स का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तब ये प्लाज्मा प्रोटीन्स फिर वो T3 T4 हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं और वो टारगेट टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। T3 T4 हार्मोन्स किसके रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं? T3 T4 हार्मोन्स का अगर हम सिक्रीशन देखें तो बेसिकली वो ब्रेन से गवर्न्ड होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो टीआरएच या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये हार्मोन जो कि ब्रेन से, हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट है, ये टीआरएच को जब रिलीज करता है तो टीआरएच बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को एक्टिवेट करता है और वहां से एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसे थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या TSH कहा जाता है। ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है ये जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है और इन सिंपल वर्ड्स वो फॉलिकुलर सेल्स को ये मैसेज देता है कि अब थायराइड हार्मोन्स का ब्लड में बॉडी को जरूरत है। सो इन द रिस्पॉन्स ऑफ TSH के प्रेजेंस में थायराइड ग्लैंड जो है कोलॉइड से फॉलिकुलर सेल्स वापस से एब्सॉर्ब करते हैं अपने मिक्सचर को, उसमें ग्लोब्यूलिन पार्ट को हटा देते हैं और T3 T4 को रिलीज कर देते हैं। जब बॉडी में बहुत सारा T3 T4 का कंसंट्रेशन हो जाता है
तो बेसिकली ये T3 हार्मोन इज मोर पोटेंट, वो ज्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू T4। तो ये जो T3 हार्मोन है ये वापस से एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके रिस्पॉन्स देता है, या एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके ये TSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो जब बॉडी को जरूरत है तब TSH हार्मोन रिलीज होता है, और TSH हार्मोन के रिस्पॉन्स में T3 T4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वही T3 जाकर TS के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इसे हम बेसिकली नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल भी कहते हैं। बेसिकली थायराइड हार्मोन्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल सी ग्लैंड है, छोटी सी ग्लैंड है, आयोडीन बेस्ड हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, लेकिन फिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है कि ये जो दो आयोडीन बेस्ड हार्मोन्स हैं इन्हें मेटाबॉलिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्यों मेटाबॉलिक हार्मोन्स कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट हम एक सिंपल से वर्ड में ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी किस तरह से एनर्जी को रिलीज करती है। बहुत स्लो पेस पे धीरे धीरे रिलीज करती है, हमारी हार्ट बीट बहुत धीरे धीरे जाती है, धीरे स्लो है, या हम हाइपर एक्टिव हैं, हमारी हार्ट बीट बहुत तेज है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत तेज है, हमारी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज करती है। तो बेसिकली दीज थिंग्स, इन सबको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट में जानते हैं। तो आयोडीन हार्मोन्स ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इन्हें मेटाबॉलिक हार्मोन इसीलिए कहा जाता है कि ये जो हमारे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा these iodine hormones, they are very important to maintain the normal neurological functions. हमारी बॉडी में हमारी नर्व्स अच्छे से काम कर सके, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करे, जिसकी वजह से हमारे मसल्स प्रॉपरली वर्क करें, उसके लिए ये बहुत इसेंशियल है कि हमारी बॉडी में ये आयोडीन हार्मोन्स नॉर्मल लेवल पे रहें। इन केस अगर हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तब क्या होता है? इन दैट केस थायराइड ग्लैंड से दो डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर कभी वो बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा काम करने का मतलब थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है, इट कंटिन्यूअसली रिलीजिंग T3 T4 हार्मोन्स इन आवर सिस्टम। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा सिंथेसाइज कर रही हैं और बहुत ज्यादा रिलीज कर रही हैं T3 T4 हार्मोन्स को। इन दैट कंडीशन इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड बहुत स्लो काम करती है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। बॉडी में आयोडीन नहीं है, कई बार थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कई बार ट्यूमर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से TSH रिलीज नहीं होता, और TSH के रिलीज नहीं होने से थायराइड ग्लैंड भी काम नहीं करती है। तो दैट कंडीशन जिसमें थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करती है और थायराइड हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में होते हैं, तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है तो दो कंडीशंस, वो बहुत ज्यादा सिक्रीट करने लगे तो दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, वो बहुत कम सिक्रीट करे T3 T4 हार्मोन्स तो हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? Hypothyroidism basically it is characterized by low metabolic rate. हमारी बॉडी बहुत धीरे धीरे काम करती है, एज ए रिजल्ट वेट गेन हो सकता है, लेथार्जी हो सकती है, वीकनेस होती है, और कई बार जो है इन एक्सट्रीम कंडीशंस हमारा जो ब्रेन है, जो मेंटल एक्टिविटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होता है? ये हमारा मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करती है, जिसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, एज अ रिजल्ट हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्योंकि जब
हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो गया है, इसका मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो एक्सेसिव हीट भी प्रोड्यूस करते हैं. इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा हीट फील होता है, आदमी को बहुत गर्मी लगती है. सो इन बोथ कंडीशंस दो छोटे छोटे हार्मोन्स हैं, आयोडीन बेस्ड हार्मोन्स हैं T3 और T4, लेकिन नॉर्मल लेवल में रहना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को गवर्न करते हैं. कम हो जाएंगे तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, हमारे नर्व्स ठीक से काम नहीं करेंगे, हमें लेथार्जिक फील होगा, वीकनेस फील होगा. ज्यादा रिलीज होने लगेंगे, हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा तो वेट लॉस बहुत होने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और एक्सेसिव हार्ट बीट बढ़ेगी. सो इन बोथ केसेस, चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर फंक्शन करना ही ज्यादा सही होता है. थायराइड ग्लैंड इसके अलावा, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था, इन बिटवीन कुछ अलग स्टेन के सेल्स थे जिन्हें हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, और इन सिंपल वर्ड सी सेल्स भी कहा जाता है. सी सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे कैल्सिटोनिन कहा जाता है. कैल्सिटोनिन बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम होम्योस्टैसिस. ये कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम के अमाउंट को गवर्न करता है. ऑल्दो ओनली कैल्सिटोनिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम होम्योस्टैसिस. खाली कैल्सिटोनिन से ही हमारी बॉडी का कैल्शियम गवर्न नहीं करता है, बहुत सारी और चीजें भी होती है. लेकिन कैल्सिटोनिन के रिस्पॉन्स में हमारा जो ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है. तो बेसिकली ये हमारे बॉडी में कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करता है. इट्स सिंपली बाय आइदर एक्टिवेटिंग द ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट अगर आपको याद होगा हिस्टोलॉजी में, तो बोन के स्ट्रक्चर में होते हैं, बोन मैट्रिक्स में होते हैं. जब कभी कैल्शियम कम होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ये एक्टिवेट करता है जिससे कैल्शियम रिलीज होता है. लेकिन अगर कैल्शियम का अमाउंट कम है या तो वो ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, अगर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा हो गया है तो वो ऑस्टियोब्लास्ट को इंक्रीज करेगा. ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी क्या होती है, वो कैल्शियम को डिपॉजिट करती है बोन मैट्रिक्स में. सो कैल्सिटोनिन बेसिकली वो हमारी, हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमारी बोन्स की या हड्डियों की स्ट्रेंथ को गवर्न करता है. ज्यादा कैल्शियम अगर होगा, कई बार बॉडी में कैल्शियम नहीं होता तो हमारी बोन्स वीक होने लगती है. क्यों वीक होने लगती है? क्योंकि कैल्सिटोनिन जो है बोन्स में से कैल्शियम निकाल कर सर्कुलेशन में भेजने लगता है. इसीलिए कैल्शियम भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, और अगर ज्यादा है तो वो बोन मैट्रिक्स में उसको डिपॉजिट करना शुरू करता है. तो थायराइड ग्लैंड हमने देखा बहुत सिंपल सी ग्लैंड है, बाइलोब्यूलर ग्लैंड है, फॉलिकुलर सेल से बनी होती है, सिंपल से दो हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि आयोडीन बेस्ड है, T3 और T4, और जिनके प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से या तो हमारा जो बॉडी का पेस है वो स्नेल पेस हो जाता है, हम बहुत स्लगिश हो जाते हैं, या हम एकदम रेसिंग कार की स्पीड में चलते हैं. तो दोनों ही सिनेरियो में दोनों चीजें गलत हैं. हमें एक नॉर्मल स्पीड में चलने के लिए, एक नॉर्मल साइकिल अपना मेंटेन करने के लिए these two हार्मोन्स का नॉर्मल लेवल पे रहना बहुत जरूरी है. इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम आयोडीन रिच खाना खाएं, क्योंकि आयोडीन हमें अपने फूड से ही मिलता है. हम आयोडीन रिच खाना खाएं. इसीलिए हमारे यहाँ सबसे एक छोटा सा चीज होता है कि हमें आयोडीन रिच सॉल्ट यूज करना चाहिए, जो कि सबसे सस्ता और सबसे सिंपल मेथड है आयोडीन को अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करने का. आयोडीन रिच फूड खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और आयोडीन बेस्ड सॉल्ट को यूज करें. सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. थैंक यू.